चलिए आज समय में एक बहुत लंबा सफर करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां ना तो कोई शहर था, ना गांव और ना ही कोई देश। हम भारत की कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करने वाले हैं। उस पहले कदम से जब इंसान ने पत्थर को अपना सबसे पहला दोस्त और हथियार बनाया। अब ये कहानी सिर्फ सुनने में मजेदार नहीं है, बल्कि उन सबके लिए बहुत जरूरी है जो इतिहास की गहराइयों को समझना चाहते हैं, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपको अचानक आज से 10,000 साल पहले के भारत में भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कैसे जिंदा रहेंगे? देखिए, इसी सवाल के जवाब में ना हमारे पूर्वजों की पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए इस कहानी को एक टाइम ट्रैवलर की डायरी के पन्नों से ही सुनते हैं, जहां हर दौर का इंसान अपनी कहानी खुद सुनाएगा। तो हमारी डायरी का पहला पन्ना खुलता है पत्थरों के सबसे पुराने युग में। इतिहास की भाषा में इसे कहते हैं पेलियोलिथिक पीरियड। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा आसान। पेलियो का मतलब है पुराना और लिथिक का मतलब है पत्थर। तो बस ये था पुराने पत्थरों का दौर। एक ऐसा जमाना जब इंसान का सबसे सच्चा साथी, उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त एक पत्थर ही तो था। अब ये जो युग था ना, ये कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि लाखों साल लंबा था। तो इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एकदम शुरुआत में औजार कैसे थे? बस बड़े बड़े भद्दे से पत्थर जिनसे जैसे तैसे काम चल जाता था। फिर इंसान ने एक कमाल की चीज सीखी। उसने जाना कि पत्थर को तोड़कर उसके धारदार टुकड़े, जिन्हें हम फ्लेक्स कहते हैं, कैसे बनाए जाएं। ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल जंप था। और इस युग के खत्म होते होते तो हमारे जैसे आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस आ चुके थे, और उन्होंने चम्मक पत्थर से पतले और बहुत ही पैने औजार बनाने में मास्टरी हासिल कर ली थी। तो ये थी हमारे पेलियोलिथिक शिकारी की आवाज। सोचिए, ये प्लाइस्टोसीन यानी आइस एज का जमाना था। धरती का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ। जिंदगी हर रोज एक जंग थी, बस शिकार करना और खाने के लिए कंद मूल इकट्ठा करना। लेकिन इतनी मुश्किल जिंदगी में भी कला के लिए जगह थी। इसका सबसे बड़ा सबूत है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, जहां आज भी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं। और एक मजेदार फैक्ट, महाराष्ट्र के पाटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये पक्षी उस जमाने में भारत में भी हुआ करता था। है ना कमाल की बात? चलिए अब डायरी का अगला पन्ना पलटते हैं। हजारों साल गुजर गए और अब दुनिया बदल रही थी। बर्फ पिघलने लगी, मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा। इस बदलाव ने जंगलों, पेड़ पौधों, जानवरों, सबकी दुनिया बदल दी। और जब दुनिया बदली तो इंसान को भी बदलना ही पड़ा। अब हम आ चुके हैं मेसोलिथिक युग में, यानी बीच वाले पत्थरों के जमाने में। और यह सच में एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। और सबसे बड़ा बदलाव आया औजारों में। ये एक तरह का रेवोल्यूशन था। वो जो भारी भरकम पत्थर थे ना, उनकी जगह अब आ गए माइक्रोलिथ्स, यानी छोटे, बिल्कुल ब्लेड जैसे तेज और हल्के पत्थर के औजार। अब ये इतने काम के थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर, भाले जैसे खतरनाक हथियार बनाए जा सकते थे। मतलब अब इंसान दूर से ज्यादा सेफ रहकर शिकार कर सकता था। ये एक गेम चेंजर था। इस युग में इंसान ने 2 ऐसी चीजें सीखी जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली, आग पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। अब खाना पकाना आसान हो गया और रात में जंगली जानवरों से भी सुरक्षा मिलती थी। और दूसरी, इससे भी बड़ी खोज थी पशुपालन की शुरुआत। जी हां, राजस्थान के बागौर जैसी जगहों से हमें सबसे पहले सबूत मिलते हैं कि इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। अब जानवर सिर्फ शिकार नहीं बल्कि साथी बन रहे थे। ये इंसान के इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब हम पहुंच रहे हैं उस दौर में जिसे मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी क्रांति कहा जाता है। ये है नवपाषाण काल, यानी नियोलिथिक युग। ये वो टाइम था जब इंसान ने खाना ढूंढने वाले से खाना उगाने वाला बनना सीख लिया। संक्षेप में ये एक शिकारी से किसान बनने की कहानी है। जरा सोचिए, ये पूरी प्रक्रिया कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जब खेती शुरू हुई तो अनाज को कहीं रखना भी तो पड़ेगा। तो इसी जरूरत से जन्म हुआ मिट्टी के बर्तनों का। और जब किसी के पास अपने खेत हों, अनाज से भरे बर्तन हों, तो वो भला एक जगह से दूसरी जगह क्यों भटकेगा? वो तो वहीं बस जाएगा। बस यहीं से गांव और पक्की बस्तियों की नींव पड़ी। तो ये थी हमारे नियोलिथिक किसान की आवाज। और इस क्रांति के सबूत हमें पूरे भारत में मिलते हैं। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़ से हमें दुनिया की सबसे पुरानी खेती और बस्तियों के सबूत मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में चावल की खेती के सबसे पुराने निशान मिले।
बिहार के चिरांद में हड्डी से बने बहुत ही शानदार औजार मिले। और जैसा उस किसान ने बताया, कश्मीर के बुर्ज होम में मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने के जो सबूत मिले हैं, वो बताते हैं कि उस दौर में इंसान और जानवर का रिश्ता कितना गहरा हो चुका था। तो चलिए फटाफट एक नज़र में इन तीनों युगों को रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल आपके एग्जाम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये शिकारी से किसान बनने के पूरे सफर को एक बार में साफ साफ दिखा देती है। पत्थरों के साथ हजारों साल गुजर गए, फिर एक दिन इंसान की नजर एक नई चमकदार चीज पर पड़ी। वो था तांबा, कॉपर। ये इंसान के द्वारा इस्तेमाल की गई सबसे पहली धातु थी। और इसी के साथ शुरू हुआ एक नया युग, जिसे हम कहते हैं ताम्रपाषाण या चाल्कोलिथिक युग, मतलब तांबा पत्थर का जमाना, क्योंकि इस दौर में पत्थर और तांबे दोनों का इस्तेमाल साथ साथ चल रहा था। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, एक तरफ मध्य भारत में जोरवे और मालवा जैसी संस्कृतियां थीं जो तांबे का इस्तेमाल तो कर रही थीं, पर छोटे छोटे गांवों में रहती थीं। और ठीक उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम में एक बहुत बड़ी, बहुत एडवांस्ड शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। मतलब दो अलग अलग दुनियाएं एक ही समय में मौजूद थीं। इन गांव वालों को ना तो पक्की ईंटों के बारे में पता था और ना ही इन्होंने कभी घोड़ा देखा था। और वो महान शहरी सभ्यता कौन थी? वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये लोग सिर्फ तांबे पर नहीं रुके, नहीं, इन्होंने तो तांबे में टिन मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया था। इसीलिए हम इसे भारत की पहली कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज और पहली अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये नाम इसे दिया था पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी के शहर तो आज के मॉडर्न इंजीनियरों को भी हैरान कर देते हैं। आप कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले ऐसे शहर थे जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, एकदम ग्रिड सिस्टम की तरह। हर घर में अपना बाथरूम और ढकी हुई नालियां, और घर बनाने के लिए एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। ये अपने समय से सदियों आगे की प्लानिंग थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों में यह साफ साफ दिखता है। हाँ, चनहूदड़ो जैसा एक शहर इसका अपवाद जरूर था। सुनिए, ये आवाज है सिंधु घाटी के एक व्यापारी की, मेलुहा। जी हां, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी को इसी नाम से जानते थे। और ये लोग व्यापार के लिए अपनी खास स्टीटाइट यानी सेल खड़ी की मोहरों का इस्तेमाल करते थे। और जैसा इस व्यापारी ने बताया, इनके शहर, खासकर मोहनजोदड़ो, इतने शानदार और व्यवस्थित थे कि उनकी प्लानिंग आज भी एक मिसाल मानी जाती है। पर इतनी महान और एडवांस्ड सिविलाइजेशन होने के बावजूद इसकी कहानी में कई रहस्य हैं। कई पन्ने आज भी खाली हैं। उनकी लिपि में क्या लिखा है, वे किसकी पूजा करते थे, और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े बड़े बसे बसाए शहर अचानक वीरान कैसे हो गए? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली हैं। इनकी लिखने की स्टाइल भी बड़ी अनोखी थी, जिसे बाउस्ट्रोफेडन कहते हैं। मतलब एक लाइन दाएं से बाएं लिखी तो अगली लाइन बाएं से दाएं, एकदम सांप की चाल की तरह। ये एक पिक्टोग्राफिक लिपि थी, यानी इसमें अक्षर नहीं बल्कि चित्र बने होते थे। और आज तक कोई भी इस रहस्यमयी लिपि को पढ़ नहीं पाया है। और इसीलिए सिंधु घाटी की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खामोश है। तो सवाल उठता है कि यह सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखिए, इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं वो है प्राकृतिक वजह, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया हो, भयंकर सूखा पड़ा हो, या फिर सिंधु जैसी नदियां जिन्होंने सभ्यता को जिंदगी दी, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया हो। हाँ, कुछ लोग बाहरी आक्रमण की बात भी करते हैं, पर अब इस थ्योरी को ज्यादातर लोग नहीं मानते, क्योंकि हमें कहीं भी किसी बड़े युद्ध या लड़ाई के पुख्ता सबूत नहीं मिलते। तो ये था हजारों सालों का एक जबरदस्त सफर। अब बारी है ये देखने की कि इस सफर से आपको कितना याद रहा। चलिए कुछ सवालों के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? सवाल है, भारत में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण किस जगह से मिलता है? थोड़ा सोचिए, हमने बात की थी कि इंसान ने शिकारी से पशुपालक बनने का पहला कदम कब और कहां उठाया? और इसका सही जवाब है बागौर, राजस्थान। ये मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की वो सबसे जरूरी साइट है जहां से हमें भारत में पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में वो अकेला शहर कौन सा था जिसमें कोई दुर्ग यानी सिटीडेल नहीं था? ज्यादातर शहरों में तो ये होता था, लेकिन एक अपवाद था, याद आया? वो शहर था चनहूदड़ो,
जो मनके बनाने जैसे अपने उद्योगों के लिए बहुत मशहूर था। एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका, और ऐसे शहर जो वक्त के धूल में कहीं खो गए। सिंधु घाटी हमें याद दिलाती है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे पूर्वजों की और कौन-कौन सी महान उपलब्धियां हैं जो आज भी जमीन के नीचे दबी हुई हैं और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। याद रखिए, इतिहास कोई बंद किताब नहीं, ये तो एक ऐसी खोज है जो हमेशा चलती रहती है।